Hello, my dear future staff. Myself, Ankit. I am a chemistry teacher, and today we are going to discuss रदरफोर्ड मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड को अच्छे से ख़त्म किया था, लेकिन और अच्छे से ख़त्म करने के लिए मैं इसको थोड़ी, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया इधर से, तो मैं इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। इसका डेरिवेशन कतई नहीं करवाने वाला। इसका डेरिवेशन तुमको देखने को मिलेगा फिजिक्स की क्लास 12th की फिजिक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा तब। तो अपन ने क्या देखा था, रदरफोर्ड में ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं एटम से, बिल्कुल। और कुछ अल्फा रेस क्या कर रही हैं, डेविएट कर रही हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, और कुछ क्या कर रही हैं, पाथ रिट्रेस कर रही हैं। मतलब जैसे जा रही हैं वैसे ही अपना रिटर्न हो रही हैं। कुछ 20,000 में से एक, मतलब इससे हमको क्या पता चला था, न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो नोट में लिखो, ये क्या है, थीटा एंगल से डेविएशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो नोट 1 लिखो, नोट करके एक पॉइंट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। तो नंबर ऑफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन साइन का 4 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है, बस तुमको ये याद रखना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। और दूसरा पॉइंट, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी का भी फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये तो फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इसका डेरिवेशन वगैरह। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड, एटॉमिक मास नंबर। ये क्या है, मास नंबर। ये क्या है, मास नंबर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर होगा जब सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो बस ये दो पॉइंट तुमको याद रखने हैं और पकाया कुछ भी नहीं। इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल अगर आया रदरफोर्ड पे, अगर आया, बेसिकली केमिस्ट्री में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ किताबों में दिया हुआ है, मतलब कुछ अच्छी किताबें उठाओगे तो ये सब दिया है। तो इधर लड़के कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने थोड़ा स्किप किया है। तो उसके उन लड़कों के लिए है जो थोड़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, केमिस्ट्री में तो कतई नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, एन अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड toward the nucleus of following metal, following metal with same kinetic energy, with same kinetic energy, toward which metal distance of closest approach, the distance of closest approach will be minimum। पहला ऑप्शन कॉपर, पूरा लिख दूं, मिनिमम। इसका जेड एटॉमिक मास नंबर कितना है, 29। सेकेंड सिल्वर 47, सी एयू
79, डी कॉपर, Z20। ठीक है, तो बेसिकली पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम। मिनिमम देखो सेम काइनेटिक एनर्जी दी है हमको, सेम काइनेटिक एनर्जी, पार्ट अल्फा रेस प्रोजेक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, जैसे सपोज दैट न्यूक्लियस है, अगर मैंने कुछ इधर से रेस पहुंची तो ये कहाँ से अपना रिट्रेस हो जाएंगी, मतलब यही होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। अगर इधर से रिटर्न हो रही है तो ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये होने वाली है। अगर यही लाइन इधर तक जाके रिटर्न हो रही है, अल्फा रेस इधर तक जाके रिटर्न हो रहे हैं तो क्लोजेस्ट अप्रोच न्यूक्लियस से बस देख लेना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हालांकि हमको तो क्या देखना, हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर हमने पढ़ा है। लेकिन उसने क्या पूछ दिया है, मिनिमम। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम किस में होगी, मिनिमम किस में होगी, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज़्यादा किस में होती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है ज़्यादा। मिनिमम क्लोजेस्ट पूछा है मिनिमम, तो जेड देख लो सबसे कम किस में है, कॉपर में। कॉपर का 20 दिया है भाई, कॉपर का 20। ठीक है, तो ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है। तो हालांकि अब तुमको ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो तुम घबराओगे कहते ही नहीं। ठीक है, अब मूव करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उससे पहले हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं, वेव्स को समझने वाले हैं। वेव्स बेसिकली वेव्स की अगर मैं फील दिलाऊं, तुम पानी में पत्थर फेंकते हो तो लहर ऐसे ऐसे जो दिखाई देती हैं, एक्चुअली ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती हुई, तुम पत्थर फेंकते हो वेव्स बनती हैं, सर्कुलर सर्कुलर, तो वो दिखाई देती है। जैसे तुमने पानी में पत्थर फेंका तो सर्कुलर सर्कुलर ऐसे वेव्स बनने लगती हैं, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके, तो यही होती हैं वेव्स। तो सबसे पहले वेव्स को समझते हैं। वेव्स होती कैसी हैं, ये कुछ इस तरह से होती हैं, ट्रैवल इस तरह से करती हैं। अगर मैं इसमें इसमें एक चीज जानने की है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, तो उसी को एम्पलीट्यूड बोल देते हैं हम। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट, एम्पलीट्यूड लिख लो, एम्पलीट्यूड। नैतिक मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव, मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक, अगर मैं क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक या ट्रफ से लेकर ट्रफ तक की डिस्टेंस देखूं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ वेवलेंथ को सिंपली हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस ऑफ टू क्रेस्ट, डिस्टेंस ऑफ टू कंजुगेटिव ट्रफ या टू कंजुगेटिव ट्रफ को ही हम वेवलेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ टू कंजुगेटिव या डिस्टेंस ऑफ टू क्रेस्ट लिख लो, टू क्रेस्ट, कंजुगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम डिनोट कैसे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट सिंपली मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, जिसमें लेना चाहो, पिकोमीटर वगैरह वगैरह में, मतलब ये सिंपली डिस्टेंस, जो डिस्टेंस की यूनिट होती है, बेसिकली डिस्टेंस लेंथ ही तो है वेवलेंथ। ठीक है, तो जो लेंथ की यूनिट होती है वही वेवलेंथ की होती है। बस वेवलेंथ इतना होता है
कि डिस्टेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव ट्रफ या कंजिक्यूटिव क्रस्ट, टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ। अब दूसरी चीज समझेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स, मतलब नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर गई एक पर्टिकुलर, जैसे अगर ये वेव्स है एक सेकंड में कितनी पास कर गई, इधर से एक सेकंड में कितनी पास कर गई, तो उन्हीं को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे एक वेव्स जा रही है, एक सेकंड में कट कर दो, इधर से कितनी वेव्स निकल गई, मतलब उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट टाइम, पास पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी वेव्स पास कर गई। अगर वेव्स ऐसी, इसकी वेवलेंथ इतनी ऐसी हुई, अगर वेवलेंथ ऐसी हुई, सबसे ज्यादा वेव्स कौन सी पास करेंगी? ये वाली, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसकी यूनिट बेसिकली होती है सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। बेसिकली दो यूनिट होती हैं, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेसिकली होता है 1 टाइम इनवर्स। ठीक है, 1 टाइम इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले सब देख के चलना है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के न्यूमेरिकल्स जब करोगे तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें तुमको पता रहनी चाहिए, मतलब हर हालत में। तो अब हम चलते हैं टाइम पीरियड समझते हैं। टाइम बेसिकली क्या होता है? टाइम बेसिकली होता है यार, टाइम क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वेव, टाइम टू कंप्लीट वेव, कितना समय लगा एक वेव को निकलने में, टाइम। और अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वेलोसिटी। थर्ड फोर्थ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देखने वाले। वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारा क्या निकल आता है? वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, तो हमारा क्या निकल आएगा? वेलोसिटी वी से डिनोट करेंगे ना, वी से। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी एक और छोटा सा चीज समझ लो, वेव नंबर। बेसिकली वेव नंबर क्या होते हैं? वेव नंबर भी समझना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं उसी को हम वेव नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, वेव नंबर को हम सिंपली इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह। वेव नंबर मतलब वेव नंबर को इस तरह, वेव नंबर, और ये होता है 1/λ। तो इसकी यूनिट क्या होंगी? मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स या एंगस्ट्रॉम इनवर्स, मतलब वेवलेंथ के जस्ट उल्टा है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना वेव नंबर का। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
आप समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे सनलाइट से लाइट आती है हमारे पास, किस फॉर्म में आती है बताओ। बेसिकली ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सनलाइट क्या है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वो अपने प्लांट का सोर्स है एनर्जी का, प्लांट के लिए सोर्स एनर्जी का क्या है सन ही है, और वो सनलाइट आती है। तो सनलाइट किस फॉर्म में आती है, वेव्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली वेव्स इन विच both electric field and magnetic field wave in which electric field and magnetic field are present are called electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. They are arise. This field are arise. This field are arised due to accelerated charged particle होना चाहिए। बेसिकली देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह चलती है। सपोज दैट ये क्या है, अगर ऐसे ये चल रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स किस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव अगर एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव्स जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो उन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और ये किस कब अराइज होती है, दे अराइज ड्यू जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तो चार्ज पार्टिकल है, अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो अगर वो इस तरफ चल रहा है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये बेसिकली पॉजिटिव और न्यूट्रल, अगर इधर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है इनके पास। अगर चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करती है, मैग्नेटिक की तरफ मूव करती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट अपना मूव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं इसके, जैसे इस तरह देखो मेरी उंगलियों को, देखो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है वो तो जा ही रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। देखो इस उंगली के फिंगर में ये परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होती हैं। मतलब देखो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। समझ आई बात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गई। अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काफ़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी होती हैं। जैसे मतलब वेरी कब करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब जैसे सपोज दैट एक्स रे, वाई रे, गामा रेस, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मतलब ये डिफर एक दूसरे से कैसे करती हैं, वेवलेंथ से। मतलब अगर वेवलेंथ अलग है तो बेसिकली कलर भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। विबग्योर तुम देखते हो, विबग्योर
विबग्योर, तुमने आराम से ये चीज़ तुमने कहाँ क्लास 9-10 में खूब अच्छे से पढ़ी है। विबग्योर बेसिकली वाइट लाइट का ये स्पेक्ट्रम है ना, वाइट लाइट का। तो जैसे विजिबल रेंज में आता है, ये विजिबल रेंज में विबग्योर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से अगर अरेंज कर दी जाए तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ली, काफ़ी होती हैं, और उनको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में अरेंज कर दिया या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दिया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो उन सब को हम सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम अरेंजमेंट कर दें उनका, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम when different electromagnetic radiation are arranged in increasing or decreasing order of wavelength, are arranged in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency। अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे अगर मैं अरेंज करके बताऊं, गामा रेस, अल्फा रेस, गामा रेस, ये सभी गामा की अल्फा, हाँ, गामा रेस, अल्फा रेस, गामा की अल्फा एक्स दिखाई नहीं दे रही, मतलब गामा की, मैं ट्रिक थोड़ी रिकॉल कर लूँ, गामा की अल्फा, अल्ट्रावायलेट रेस में एकदम अरेंजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के। और फिर आएगी विजिबल रेस, गामा एक्स रेस है, गामा की एक्स उमा दिखाई, विजिबल रेस दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो बिल में इंफ्रारेड रेस। और फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। थोड़ा इधर ट्रिक्स मैं तुमको क्या बताऊं, मैं खुद भूल गया, बस ये ऑर्डर में याद कर लेना, मैं ट्रिक भूल गया हूँ अभी, जस्ट भूला हूँ, जस्ट। गामा की एक्स उमा दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो माइक्रोवेव में, ऐसी मैंने कुछ ट्रिक बनाई थी। बट ये देख लो मैंने ये अरेंजमेंट किस तरह लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब गामा की वेवलेंथ सबसे कम, फिर एक्सरे की, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर सबसे बाद में रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है,
और सबसे कम वेवलेंथ पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बन चुके हैं और बनते भी हैं कि डिग्री ये काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे देंगे 3-4 और उसके पूछ लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताओ। तो ये तुमको याद होने चाहिए, गामा की वेवलेंथ सबसे कम, फिर एक्सरे की, फिर अल्ट्रावायलेट रेस की, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, बाद में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की। तो आई थिंक ये तुमको समझ में आ गया होगा। और इधर से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से, इसी से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इधर से डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, हालांकि बस तुमको पता रहना चाहिए, पता तो होना चाहिए बेसिकली स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। अब हम चलते हैं रिलेशन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बताओ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, दे ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁸। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव है, वो स्पीड की लाइट के मतलब जितनी स्पीड की लाइट होती है उतनी स्पीड से चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको किसी प्रकार की मतलब उस मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब they do not need any medium to travel। मतलब ये सॉलिड में भी चल सकती हैं, गैस में भी, लिक्विड में भी और वैक्यूम में भी, कहीं भी चलाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये किसी भी मतलब कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना समझो। वैक्यूम में भी चल सकती हैं, बस इतनी बात अगर तुमको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के और परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब इस तरह मैंने अभी स्ट्रक्चर बना के बताया था। अगर डायरेक्शन ऑफ वेव, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो इस तरफ क्या होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और एक्स डायरेक्शन में बाई जेड डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है। अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड मतलब स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बेसिकली वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी v होता है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट। हमने एक पॉइंट पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस उनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट की। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या मैं इसको c लिख सकता हूँ, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के। और बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी v है, तो v बराबर c कर दूं, किसी को कोई दिक्कत। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस अगर सपोज दैट वेवलेंथ, इसी को तो हम क्या डिस्टेंस, इसी को तो बोलते हैं वेव्स में। अरे भैया डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। मतलब इसी को हम डिस्टेंस लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो वेवलेंथ और टाइम क्या होता है? टी। और एक 1/t को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो c बराबर लैम्डा 1/t की जगह म्यू रख दो, म्यू। ये हमारा रिलेशन निकल आया। मतलब लैम्डा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ frequency and wave number of a light wave whose time period is 2 into 10⁻⁻10 सेकेंड। चलो, तो इसमें क्या क्या पूछा है? सबसे पहले हमको पूछा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, और दिया है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी, इधर से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी हमारी 1 2 into 10⁻⁻10। तो इसको मैं 10 into 10⁻9/2 लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत? इस पावर को ऊपर ले गया, इस पावर को ऊपर ले गया, और 10 into 10⁻⁻9 इस तरह लिख दिया। तो 5 into 10⁻9, ये क्या निकल आया हमारा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस में लिखेंगे? ये सेकंड है तो सेकंड इनवर्स में लिखेंगे, सेकंड इनवर्स में। अब हमसे पूछा है वेवलेंथ। वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? वेवलेंथ c अपॉन म्यू, c स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸, और वेव फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 into 10⁻9। तो इधर से कितना आएगा? हाँ, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 और 0.6, तो इधर से 0.06। और ये क्या होगा? मीटर। वेवलेंथ है ना, मीटर में होगी बिल्कुल। ये हमारा क्या निकल आया? वेवलेंथ। वेव नंबर पूछा है, वेव नंबर। वेव नंबर को हम इस तरह लिखते हैं 1/λ। 1/λ कर दो 1.006, मतलब 100/6। 6 ऐसे कुछ आएगा, और मीटर इनवर्स होगी इसकी यूनिट। ये हमारे आंसर निकल आए। वेवलेंथ भी निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, वेव नंबर भी निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर, तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं फाइनली। तो आई थिंक थोड़ी कॉन्फिडेंस आया होगा। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करो। इफ वेवलेंथ of electromagnetic waves is 3000 nanometer, what will be the value of frequency and wave number
वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेव नंबर पूछा है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पूछा है, और हमसे वेवलेंथ दी है। वेवलेंथ कितनी दे दी है? 300,000 नैनोमीटर। मतलब 3000 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, 3000 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 3 इंटू 10⁻6 7 8 9 10⁻⁻6 मीटर। इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। सी 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻6। 3 से 3 कट गया, इधर से 6 दूनी 12 13 14 10⁻14 फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को पर सेकंड में ही लिखते हैं, पर सेकंड में या हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी। अब वेव नंबर पूछा, वेव नंबर क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन वेवलेंथ, 3 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या वेव नंबर पूछा है? वेव नंबर कितना होगा? अगर ये ऊपर जाए 10 इंटू 10⁻5 कर दो, ये 3.33 10⁻5 मीटर इनवर्स, ये हमारा वेव नंबर निकल आएगा। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही हैं तुमको। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे क्या इसमें जो हमने पढ़ा है, बाकी उधर से क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं यार इस टॉपिक पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस पर। इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन आया है, तो चलो मैं करवा दे रहा हूँ। की भाई क्यों इधर गिवन है ये पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली, बस वो लैंग्वेज बढ़ाएगा, ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, the wavelength of electromagnetic radiation, the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is स्पीड ऑफ लाइट दे दी है, स्पीड ऑफ लाइट भी दी है हमको, c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 219.3 मीटर, बी ऑप्शन 219.3.2 मीटर, सी 219.2 मीटर, डी 21.92 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट हो जाओ। इसमें पूछा क्या है? बिल्कुल सिंपल है यार, सिंपल, एकदम सिंपल चीज है। पर्टिकुलर स्टेशन फ्रीक्वेंसी दे दी है और वेवलेंथ पूछ ली है। भाई कुछ भी नहीं था, फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ पूछ ली है। स्पीड ऑफ लाइट यार वैसे तो तुमको पता रहती, लेकिन वो भी दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला c अपॉन म्यू होगा ना, c गिवन है हमको, और 1368 किलो हर्ट्ज है। किलो हर्ट्ज है तो हर्ट्ज में लिखेंगे 10⁻3 आ जाएगा। तो इधर से 3 इंटू 10⁻5 अपॉन 1368, मतलब इधर से आएगा 219.3 मीटर। कैलकुलेट कर देंगे तो
ये ऑप्शन हमारा क्या है, और ये है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब कुछ भी नहीं था यार, डिट्टो छोटा सा फॉर्मूला, बस इसको चिपका देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था। अब हम सम इम्पोर्टेंट टर्म और पढ़ेंगे आज, और फिर आज हम अगला टॉपिक नहीं उठाते हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं। और आज टाइम हो गया है थोड़ी ज़्यादा, आज लेक्चर थोड़ी बड़ा करूँगा मैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म, सम इम्पोर्टेंट टर्म, सम इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं। पहली पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स। बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम क्या, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट क्या है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट क्या है, मास नंबर। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। और दूसरा एग्जाम्पल, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। जैसे 1 - 1 जी, 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, 2 - 1 0 न्यूट्रॉन, 3 माइनस 2 - 1 1 न्यूट्रॉन, 3 - 2 2 न्यूट्रॉन। मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है इसमें, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दूसरा एग्जांपल देख लो आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स का दूसरा एग्जांपल C6H12, C6H13, C6H14। क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफर कर रहा है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे, 12 - 6 6 आएंगे, 13 - 6 इधर 7 आएंगे, 14 - 6 इधर 8 आएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या, न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिफर भी कर रहे हैं। तो आइसोटोप्स को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ रहे हैं, आइसोबार। दूसरा आइसोबार, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब क्या होगा, आइसोबार, हाँ एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल आर्गन 40 18 और पोटेशियम 19 40, कैल्शियम 40 20। एग्जाम्पल दूसरा देखो, टेलोरियम 137 52, जीनॉन 54 130, बेरियम 56 130। ये सभी क्या है, आइसोबार है। इनके एटॉमिक मास नंबर तो क्या है मास नंबर क्या है, मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर देखो डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह पहचानोगे तुम आइसोबार को। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इधर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स वगैरह। अभी मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, मैचिंग करवा लेता है एग्जामिनर, ठीक है ना जी। तो अच्छे से पढ़ना है। आइसोबार पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे आइसोटोन्स। थर्ड है आइसोटोन्स, एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसमें सेम होगा उसको हम बोल देंगे आइसोटोन्स। एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ
ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए न्यूट्रॉन। बेसिकली जैसे पोटेशियम एग्जाम्पल ले लो, पोटेशियम 1939, कैल्शियम 2040। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड से, ए माइनस जेड इधर भी लगाओ ए माइनस जेड, तो इधर से 39 माइनस 19 इधर कितना आएगा 20, 40 माइनस 20 कर दो, ए माइनस जेड ही तो कर रहा हूँ न्यूट्रॉन निकालने के लिए 20। देखो 20 न्यूट्रॉन इसमें आए और 20 न्यूट्रॉन इधर भी आए, मतलब ये क्या है, आइसोटोन है। ये दोनों एटम क्या है, आइसोटोन है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, कार्बन 13 और नाइट्रोजन नाइट्रोजन अब इसमें देख लो ए माइनस जेड, 13 माइनस 6 निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा 7, 14 माइनस 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया 7। मतलब ये भी क्या है, ये भी आइसोटोन्स हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का आइसोटोप 13 वाला है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए आइसोटोन्स की कहानी। अब हम आइसोडाइफर पढ़ेंगे। थर्ड फोर्थ, आइसोडाइफर। आइसोडाइफर एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर बताऊंगा मैं क्या होता। एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ आइसोटोपिक नंबर, सेम नंबर ऑफ आइसोटोपिक नंबर, NUMBER नंबर। आइसोटोपिक नंबर ए माइनस 2Z कर देना। आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। डिफरेंस इन आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। डिफरेंस इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देखो क्या ये आइसोडाइफर है या नहीं, पहचानना है तुमको। पोटेशियम 1939 और फ्लोरीन 919। इसमें बताओ ये, अब तुमको क्या आइसोडाइफर की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये वाली याद रख लेना, ए माइनस 2Z निकालना। अगर सेम आ रहा है ए माइनस 2Z तो समझ लेना ये आइसोडाइफर है। ए माइनस 2Z इसका निकालो, ए माइनस 2Z इसका भी निकालो। ए कितना है 39 और 2 इंटू जेड कितना है 19। ए कितना है 19, 2Z कितना है 9। 39 माइनस 38 1, 19 माइनस, अरे यार 2 इंटू 9 18, इधर भी 1। मतलब कितना आइसोटोपिक नंबर सेम आ रहा है 1 1, तो ये क्या है आइसोडाइफर है। ये क्या है आइसोडाइफर है। अगर आइसोटोपिक नंबर सेम आ रहे हैं तो आइसो क्या है, ये क्या है आइसोडाइफर। अब तीसरी टर्म पढ़ेंगे, चौथी पांचवी, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम होंगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनको हम आइसोस्टर्स बोल देंगे। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, पांचवा आइसोस्टर्स। थक गया हूँ, लेकिन थकना नहीं है। मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, molecule having same number of atom and same number of electron, तो एग्जाम्पल इसका देखो, एग्जाम्पल N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसमें देखो सेम नंबर ऑफ एटम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 एटम है इसमें और 2 एटम है इसमें। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन सेम है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 6 प्लस 8 6 दूनी 12 13 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है। मतलब
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। मतलब ये क्या है, बेसिकली ये दोनों क्या थे, आइसोस्टर्स थे। दूसरा एग्जांपल अगर करना चाहो, कार्बन डाइऑक्साइड N2, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 एटम, और 3 एटम इसमें है। कार्बन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 6 प्लस 8 इंटू 2 16, मतलब 16 6 22, 16 6 22 इलेक्ट्रॉन इसमें है। नाइट्रोजन 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये आइसोस्टर्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज 7th डेफिनेशन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज एलिमेंट molecule having same number of electron, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एक और एग्जाम्पल लिख लो एक और एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम एल्यूम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। इसमें सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल प्लैंक्स क्वांटम वगैरह थ्योरी वगैरह देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं। आई थिंक मेरा लेक्चर तुमको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसको भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि एक्चुअली जब तुम्हारी तरफ से मोटिवेशन नहीं मिलता तो कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। आई नीड स्टिल मोटिवेशन। मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी मुझे चाहिए मोटिवेशन। तो भाई म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के चले, मैं तुमको पढ़ाऊँगा, तुम मुझे मोटिवेट करो। बाय, जय हिंद, टेक केयर।